This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन 600-700 पॉइंट की जो कमी आई थी पिछले 3 दिनों में, वो ऐसा लगता है कि आज कवर हो गई और स्टार्ट होते ही एकदम से मार्केट ने शूट किया और 596 के लेवल पे आ गई, 41,519 का लेवल। उसके बाद फिर आगे चली और फिर नया एक पीक बनाया 762 प्लस का 41,686 और उसके बाद फिर ऊपर नीचे होती रही और 685 का लेवल आया और अभी इसी 686 लेवल पे खड़ी है मार्केट और वॉल्यूम जो है 470 मिलियन के हैं। जैसा कि हम लोग बात करते रहे इस सिलसिले में कि ये मार्केट में कोई ऐसा मसला नहीं है, ये पीटीआई वाला के धरने वाले से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक रिमोट इलाके में कर रहे हैं जिसकी कोई ख़ास कमर्शियल वैल्यू नहीं है। दूसरी बात ये कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वेरी स्ट्रॉन्ग और उसको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। जहाँ तक पनामा गेट का सवाल है, मेरा व्यू जब से अप्रैल से ये मामला आया, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था, मैंने 50 अकाउंट खोले हैं और बंद किए हैं, जिसको कहते हैं आप लोग ऑफशोर अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनीज़। ये बेसिकली बैंकर्स करते हैं। जब बैंक को पता चलता है कि आपके पास 10-20 करोड़ रुपए चोरी के पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक आपको ये बताता है कि आइए जी इसको यहाँ रखें। फिर आप कहते हैं वहाँ रखेंगे तो नाम पता चल जाएगा किसी को। तो स्विस बैंक वाले जो थे एक आपको नंबर दे दिया करते थे, कोई नाम नहीं होता था। ये एक ज़माने तक चलता रहा, बाद में इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आई और ये कहा गया कि बजाय अपने नाम के या नंबर के आप एक कंपनी, एक फ़र्ज़ी कंपनी बना लें। छोटी सी कंपनी क्या होती है, 5 डायरेक्टर्स होते हैं और एक कंपनी हो जाती है और उसके 90% शेयर आपके पास हैं। 1-2% किसी अपने नौकर चाकर को दे दिया और वो एक कंपनी बन गई, डायरेक्टर बन गया और उसके बाद वो कंपनी फिर दूसरी कंपनी को ओन करेगी, दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी को ओन करेगी। 5 कंपनी के पीछे असल कंपनी होगी जहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सोफिस्टिकेशन हुई और ये 90s और 2000 वगैरह में बहुत ज़्यादा ही बढ़ा और कोई पनामा के अलावा और भी 17-18 ऑफशोर इलाक़े, एक इलाके में मैं काम करता रहा जिसका नाम है बहरीन। वहाँ ऑफशोर कंपनीज़ भी थी, बड़े आसानी से आप वहाँ सेट कर सकते थे और पैसे छुपा सकते थे। आइए एक लाइव कॉल से पहले बात करें। वालेकुम साहब, क्या हाल है? हाजी साहब, वेलकम शो साहब। अब ठीक है जी हाजी साहब बोल रहा हूँ। जी साहब। सर बात ये है कि स्टॉक एक्सचेंज तो बढ़ रही है जी, मगर जो खाने पीने की अशिया इनके दाम ऊपर जा रहे हैं और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो डे बाय डे नीचे जा रही है। इसके ऊपर हुकूमत क्यों नहीं जोर लगाती कि एग्रीकल्चर में हम आगे बढ़े और हम इतने एग्रीकल्चर आगे चले, 90 में हम आगे थे और हमारी एक्सपोर्ट उतनी अच्छी थी। आज हमारी एक्सपोर्ट कितनी कम हो गई है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये एक्सचेंज की जो है ना इंटरनेशनल वाले, इनकी 54% जो शॉर्टेज हो गई है, कम हो गई है इन्वेस्टमेंट। तो हुकूमत सोचे ये लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, सियासी लड़ाई झगड़े, इसको खत्म करे भाई। तो ये खा जाएंगे हमारे को सब। देखिए लड़ाई झगड़े तो खैर पीटीआई वाले कर रहे हैं, करते रहें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो मेन प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट जो है ना टैक्स कलेक्शन में बहुत कमज़ोर है और टैक्स जहाँ पे टैक्स मिल सकता है वो सारे इनके सपोर्टर्स हैं, उन पे हाथ नहीं डालना चाहते ये लोग। 3.5 मिलियन लोग आइडेंटिफाइड हैं टैक्स जिनके पास बड़ी दौलत है, जो बहुत बड़े बड़े खर्चे करते हैं। नादरा डाटा के मुताबिक ये आइडेंटिफिकेशन हुई है, एक एक डिटेल उनका पता है कि वो कब ट्रैवल करते हैं, कितना खर्च करते हैं, उनके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, लेकिन उन पे हाथ नहीं डालती और मजबूरन क्या करती है कि बेइंतहा टैक्स लगा देती है हमारे गैस पे, पेट्रोल पे और चीज़ों पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अनकम्पिटिटिव मुल्क हो गया है। कोई भी चीज़ आप ले लें,
दुनिया भर में वो सस्ती हो चुकी है, यहाँ महंगी है। और उसकी वजह यही है कि यहाँ हमने टैक्स लगा लगा के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। मिसाल के तौर पे यूरिया को ले लें, ये गैस जो है उसकी कीमत किसी 3-4 साल पहले $18 होती थी, वो घट के अब $3 की हो गई। तो उसी हिसाब से हमारे गैस की कीमत कम हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है, GICD और क्या क्या, और मज़ीद लगाने की बात करते रहते हैं। तो जब गैस महंगा होगा तो यूरिया महंगा होगा, यूरिया महंगा होगा तो किसान कम्पीट नहीं कर सकता। यूरिया की बोरी 1400 रुपये की बिकती रही यहाँ पे, जबकि इंडिया में 500 की बिकती है। तो इंडियन फार्मर से कैसे हमारा फार्मर कम्पीट करेगा? बिजली हमारे यहाँ महंगी है, 10 रुपये की है, इंडिया में 5 रुपये की है। क्योंकि बिजली किस चीज़ से बनती है? कोयले की कीमत $320 से घटते घटते $60 की हो गई। पेट्रोल जो था 140 से घटते घटते 50 का हो गया। तो दुनिया भर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ गई है ड्यू टू लोअर एनर्जी कॉस्ट। हमारे यहाँ उस रेशो से नहीं आई, इसलिए हम कम्पिटिटिव नहीं रहे, और अब हम बिल्कुल बांग्लादेश वाले से कम्पीट नहीं कर पा रहे एक्सपोर्ट के फील्ड में। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ एलिटिस्ट पॉलिसीज़ चलती हैं। टेक्सटाइल के सिलसिले में ये कहा हुआ कि स्पिनर्स के कहने पे यार्न के ऊपर ड्यूटी लगा दी 10%, उससे यार्न की कीमत 10% बढ़ गई। पूरी हमारी जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल की, वो उससे तबाह हो गई। लोग प्लीड करते रहे, कुछ नहीं। आज बातें हो रही कि 200 बिलियन का जो है वो एक्सपोर्टर्स को कोई वो देने वाले। भाई आप कोई इंसेंटिव ना दो, कोई किसान पैकेट ना दो, कोई एक्सपोर्ट पैकेज ना दो, आप जो बेसिक उनका कॉस्ट है उसको ख़त्म करें, कम करें। ख़ास तौर से एनर्जी के ऊपर बिल्कुल आप टैक्स हटा दें तो ये CNG 12 का बिकेगा। घर में जो आप गैस इस्तेमाल करते हैं वो आधे से भी कम हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी आजकल पूरे दुनिया में लागत जो है 3-4 रुपये से ज़्यादा नहीं है। उस रेट पे अगर आप ये चीज़ें देंगे तो आप देखते देखते यहाँ पे कम्पिटिटिवनेस वापस आ जाएगा। और टैक्स जहाँ तक चाहिए, ये जो 35 लाख लोग आइडेंटिफाइड हैं, उनको आप जो है उनसे कहें कि जी आप वो दो, टैक्स दो। उनसे अगर आप 20 लाख रुपए सालाना भी मांगेंगे तो वो देंगे, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो एक लंदन के ट्रिप पे उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अगर 20 लाख रुपए ले लेंगे तो आपको 7 ट्रिलियन मिल जाएगा। अभी आपका टोटल टैक्स कलेक्शन है सिर्फ 3 ट्रिलियन। तो ये रास्ते हैं। इतनी मजबूत हुकूमत है, 2/3 मेजॉरिटी है, लेकिन एक्शन नहीं लेती। एक्शन इसलिए नहीं लेती कि जो 35 लाख लोग हैं उसमें ज़्यादातर इन्हीं का सपोर्टर हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रज़ाक सलीम कराची से बोल रहा हूँ। सर, सर ये नेपरा ने अभी अनाउंस किया है ₹2.36 बिजली के बिल में कमी का, समझे। और दूसरी तरफ राइट चलिए कि इलेक्ट्रिक वालों ने 36 पैसे पर यूनिट जो है कराची में बढ़ा दी है। तो ये नेपरा में और ये के इलेक्ट्रिक में, ये के इलेक्ट्रिक मुल्क कराची दुश्मन पॉलिसी पे क्यों गामजन है? इनके डायरेक्टर वगैरह को इल्म नहीं है कि या गरीब आदमी जो है या हज़ारों रुपये बिजली का बिल पेमेंट कर। देखिए, के इलेक्ट्रिक और जो नेपरा जो दूसरे अदर देन कराची जो है उसको वापडा और वो क्या उनका इदारा है पेपको, वो चलाता है। दोनों के कॉस्ट स्ट्रक्चर में बड़ा फ़र्क है। वो जो बाकी जो अदर देन कराची है वहाँ पे हाइड्रो पावर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए उनके कॉस्ट में और केई के कॉस्ट में फ़र्क है। केई को भी थोड़े से सस्ता बिजली मिलता है वहाँ से, लेकिन ज़्यादातर तो इनको लोकली प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये जो वर्किंग होती है वो उस बेसिस पे होती है। और वैसे जनरली मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से कोयला, गैस और तेल सस्ता हो गया है, बिजली के रेट्स को बहुत तेज़ी से नीचे आना चाहिए। 3-4 रुपये से ज़्यादा की बिजली जो है आजकल के दौर में कोई मुनासिब बात नहीं लगती। अब इसी वजह से आप देखें कि ये जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे सोलर के और विंड वाले, वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि अगर हमें दूसरे पुराने रास्तों से अगर हमें 4 रुपये 5 रुपये की बिजली मिल रही है तो हम आपसे इतना महंगा कैसे लें। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट अभी चल पड़े हैं 15 और 18 के रेट पे, वो आस्ते आस्ते बंद हो जाएंगे अब, क्योंकि बेसिक कॉस्ट अब बहुत कम हो चुकी है बिजली की। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? वालेकुम जनाब, मैं ठीक हूँ। सर मालूम करना चाहता है PIA के बारे में। PIA
जी शुक्रिया आपका। जी, PIA के जो हिडन 2 एसेट्स थे, रोजवेल्ट होटल और सवाई होटल पेरिस, न्यूयॉर्क और पेरिस में, उसको गवर्नमेंट ने उनके बैलेंस शीट से हटा दिया है। अब ये PIA एक आम सा एक जैसे शाहीन एयरलाइन है या एयर ब्लू है, ऐसी एक एयरलाइन बन गई है। और साथ साथ प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट की भी है। तो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन हैं जॉब प्रोटेक्शन के, वो तो मौजूद हैं, लेकिन कोई और एडवांटेज इनके पास नहीं है। तो PIA इज़ नॉट डूइंग वेल। और ये कोई ख़ास, अब जो मैं कहता था पहले कि 20-30 रुपये का शेयर हो सकता है, वो उस बेसिस पे था कि वो दोनों होटल की कीमत आजकल $3-4 बिलियन है। वो अगर बेच के यहाँ ले आते तो PIA बहुत तेज़ी से आगे जा सकता था, लेकिन वो गवर्नमेंट हटा लिया है। वो दोनों होटल यूज़ होते हैं हमारे VIPs के लिए, जब वो पेरिस या लंदन जाते हैं, बिल नहीं देते, साइन वाइन करके आ जाते हैं। तो वो अपने मराद ख़त्म नहीं करना चाहते, PIA को कुछ भी हो। इस तरह से PIA की जो जूस था वो निकल चुका है और अब एक स्ट्रगलिंग कंपनी है। और स्ट्रगल उसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जाले बैठे हुए हैं, वहाँ पे यूनियन वाले बैठे हुए हैं, वहाँ टाइगर्स बैठे हुए हैं, और उनको आप निकाल नहीं सकते, उनसे काम ले नहीं सकते। और पर एयरक्राफ्ट जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एयर ब्लू या शाहीन, या अभी एक सरीना एयरलाइन आ रही है, आप देखिएगा वो बहुत कम स्टाफ के साथ काम करेगी। आप जाके देख लें कि इत्तेहाद के पास कितना स्टाफ है, एमिरेट्स के पास कितना स्टाफ है, बहुत कम है। तो ये PIA विल स्ट्रगल फॉर सम टाइम, और इसको मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता लेने के लिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। तारिक भाई कैसे मिजाज है? मैं ठीक हूँ जी। तारिक भाई, ये 3-4 आइटमों का पूछना है कि ये जो दाम आज चल रहे हैं इन पे खरीदना चाहिए या थोड़ा वेट करें? ग्लेक्सो, पाकिस्तान रिफाइनरी, अमरेली स्टील, पेल और PIA जो है, अब अगर नहीं बढ़ने का, जैसे आप कह रहे हैं जूस निकल गया तो घाटा होता है, करके निकल जाए। जी जी, ये चारों नाम जो आपने लिए भाई बहुत अच्छे हैं, आपकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, मुबारक हो आपको। और अभी लें, कल का इंतजार ना करें। कल आज देख लीजिए मार्केट कितनी तेज़ी से बढ़ी है। और मेरी थीसिस ये है, और ऐसी थीसिस नहीं दे देता, मैं दिन रात यही सोचता बोलता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। ये जो लिस्ट आती रही पिछले 1 महीने से सो कॉल्ड वॉल्यूम लीडर्स की, इसमें 80-90% शेयर्स वो थे जिसको मैं मना करता रहा हूँ, और वो बढ़ते चले गए। और मैं लोगों को वार्न करता रहा कि आप लोग लालच में ना पड़े, आप फंस जाएंगे। तो अभी जो 3 दिन की गिरावट आई थी, ज़्यादातर यही शेयर्स गिरे थे। ये शेयर्स जिनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। और जैसे अभी हमने बात की PIA की, हमने कहा कि भाई वो 2 होटल निकल गए तो वैल्यू ख़त्म हो गई। लेकिन अगर कोई करोड़पति अरबपति बहुत है इस मुल्क में, अगर यहाँ के आप बड़े बड़े क्लबों में जाएं, आप लोग पता नहीं कौन जाता है कौन नहीं जाता है, वहाँ आप जाके देखेंगे कि मेन एक्टिविटी क्या होती है। दोपहर से शुरू होता है, रात तक जुआ खेला जाता है। ये जो पैसे वाले लोग हैं उनको और कोई किसी चीज़ में एक्साइटमेंट नहीं होता है। 1-2-20 लाख 50 लाख हार जाते हैं या 50 लाख जीत जाते हैं, वो उससे खुश हो जाते हैं। तो जुआरिये जो बैठे हुए हैं इस मुल्क में, जिनके पास बेइंतहा पैसा है, पता नहीं कहाँ से आ गया, उनका बैकग्राउंड चेक करें तो पता चला कोई मीटर रीडर था, कोई चौकीदार था, कोई रिक्शा चलाता था, आज उसके पास अरबों रुपए, पता नहीं कैसे। तो वो लोग जो हैं वो एक्साइटमेंट के लिए ऐसा करते हैं कि कोई शेयर जो PIA पे उठा लगा दिया, चलो यार PIA को उठा के 9 से 18 करते हैं। 20 आदमी बैठ गए, एक हाउस को साथ कर लिया, और लोग भी आ गए, एक नारा लगाया कि जी हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, आप भी आ जाए, साथ लगा लो पैसे। 10-10, 20-20 लाख करोड़ भी अगर लगाते हैं तो इतना हो जाता है कि उससे आराम से एक थके हुए शेयर जिसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है उसको बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ा के आसानी से डबल किया जा सकता है। और उनका गेम ये होता है कि जब वो 18 पे हो जाएगा वो बेचना शुरू कर देंगे। जो लोग ऑलरेडी अंदर फंस चुके हैं, कोई 9 पे किसी ने लिया, किसी ने 10 पे लिया, किसी ने 12 पे लिया, वो तो फंसता चला गया। और उसके बाद 18 पे किसी ने लिया, वो तो सबसे ज़्यादा पिटेगा। उसके बाद धर धर वो नीचे आना शुरू होता है एक्चुअल वैल्यू पे। आप बताएं, इस सिस्टम में एक और बात बताऊं कि ये गेम बड़े शेयर्स में नहीं हो सकता, सॉलिड शेयर्स में नहीं हो सकता, जिनका ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी है, जिनके एसेट्स हैं जो नज़र आते हैं, जो हर एनालिस्ट देख सकता है। वहाँ इसलिए नहीं होता कि उसको बड़े पैमाने पे इंस्टीट्यूशंस ख़रीदते हैं, बैंक्स ख़रीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स ख़रीदते हैं, कंपनीज़ ख़रीदती हैं। तो उनके पास बहुत बड़ा क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होता है। जैसे ही वो बढ़ता है वो लाके मार्केट में डंप कर देते हैं और वो शेयर फ़ौरन नीचे आ जाता है। ये गेम उसी शेयर्स में होता है जिनको कोई भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं।
और वो आम लोगों के पास थोड़े से शेयर्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। अब इस पूरे जो गेम चल रहा है, अभी ये मार्केट 50,000 पे जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन इसमें ये गेम्स भी आती जाएंगी। अभी तकरीबन 20 शेयर्स पे काम हो रहा था ये खेल, और अब उसमें से कुछ जो है हटना शुरू हो गए, लोग निकलना शुरू हो गए। आप लोगों को उससे बचना है। बाकी आप इस 20 के अलावा 580 कंपनीज़ हैं, आप उसके ऊपर क्यों नहीं नज़र डालते, क्यों नहीं तमाम सेक्टर से थोड़ा थोड़ा उठाते हैं। और ये जो गलत फहमी पहले पैदा की हुई कि 500 से कम आप शेयर नहीं ले सकते, गलत है। छोटे बड़े जो महंगे शेयर है वो आप मैं यूनिलीवर में 2 शेयर भी लिया है, 2 शेयर बेचा भी है जब ये 800-900 का था, 1400 का था। तो ये बड़े शेयर्स आप बहुत कम तादाद में भी ले सकते हैं। आप कम तादाद में लें, लेकिन सॉलिड शेयर लें, एक अच्छी कंपनी का हिस्सेदार बन जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई आपको डराया कि जी इमरान खान ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो जो करना कर ले, कुछ नहीं होगा इन कंपनीज़ को। ये आप हमारे आपसे पैदा होने से पहले बहुत सारी कंपनी थी, आगे भी रहेंगी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी हाँ सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ सर। बहुत खूबसूरत तजज़िया कर रहे थे अभी आप, बड़ी आपने अच्छी बात की कि जो सॉलिड कंपनी है सर, उसके अंदर जो मूवमेंट है बड़ी मुनासिब सी होती है। जो अभी हल्के शेयर से DSML है और BOP इवन देखिए, बड़ी नॉर्मल एक्टिविटी रही है। सर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जब चाहिए एंग्रो फर्टिलाइजर जो है, इसे आप कैसा देखते हैं सर, टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए इसकी? एंग्रो फर्टिलाइज़र की जब भी नाम आता है तो मुझे हमारी रिसर्च हेड राबिया शहजाद खान की वो रिसर्च याद आ जाती है। जब ये शुरू में आया था 56 वगैरह पे था, तो उन्होंने एक वर्किंग की थी इसकी 77 की। लेकिन आपको पता है कि फर्टिलाइज़र में बहुत उतार चढ़ाव आता रहा, सप्लाई का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। एक ज़माने तक तो ये प्लांट बंद पड़ा था बिकॉज गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस गैस था वो नहीं दे पाई थी। लेकिन अब गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, और गैस पे यूरिया के ऊपर जो टैक्स था 700 का, उसको गवर्नमेंट ने घटा के 300 कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगस्त ऑनवर्ड काफ़ी सेल में इजाफा हुआ है। तो अब ये तमाम कंपनीज बेहतर परफॉर्म करेंगी इन कमिंग मंथ्स। ये राबिया का 77 का जो रेट है उसको मैं मानता हूँ, वही इसका सही रेट है। नीचे अगर आता है तो गलत आता है। आप इसको ले लीजिए और छोड़ दें इसको। आज पता नहीं ये लिस्ट में है या नहीं लिस्ट में नहीं है आज। ये सब सॉलिड कंपनीज जी, इसका प्लांट आप देख लेंगे ना तो आप कभी एक शेयर ना बेचें। आप जाएंगे वहाँ देखेंगे इतना खूबसूरत प्लांट, आप कहेंगे, आपका दिल बड़ा हो जाएगा। तारिक खान बोलेगा ये मालिक हैं आप इस कंपनी के, तो आप अपनी कंपनी को देख लेंगे एक दफ़ा तो आप कभी नहीं बेचेंगे। दूर से तो आपको लगता है कि एक एंग्रो फर्टिलाइज़र क्या है। मीरपुर मथोलो के पास से जब गुजरे, हो सके तो रुक के देख लें थोड़ा। ट्रेन से भी नज़र आता है, बसों पे गाड़ी से भी जाते हुए नज़र आता है। वंस यू सी दिस फिजिकल कंपनीज यू डोंट सेल इट। आप अगर मेरी फैक्ट्री पे आके मेरी बिल्डिंग देख लेंगे तो उसके बाद आप मेरी कंपनी का शेयर नहीं बेचेंगे, क्योंकि कारोबार तो होता है, बंद हो जाता है। हमने कितनी चीज़ें शुरू की, कितनी बंद की, लेकिन बिल्डिंग अपनी जगह पर खड़ी है, ज़मीन अपनी जगह पर खड़ी है, उसकी एक वैल्यू है। तो एंग्रो की वैल्यू रहेगी हमेशा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 हेलो, सर अंजुम बात कर रहा हूँ सियालकोट से। अंजुम साहब, वेलकम शो फ्रॉम सियालकोट। सर जापान पावर के हवाले से पूछना था आपसे। आज बढ़ा हुआ है काफी। पूछना ये था कि इसको मुझे मजीद खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और जो पड़ा हुआ है वो मैंने 5 रुपए के इर्द खरीदा था, तो क्या उसको होल्ड करना चाहिए? जी होल्ड करें, और हो सके थोड़ा ख़रीद भी ले। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी वादे करती है, बातें करती है। कल मैं एक पॉलिटिकल शो में बैठ गया था राजा साहब के, वहाँ पे नून लीग के नुमाइंदे आए हुए थे। आप कह रहे थे जी लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। हम लोगों ने कहा भाई 5000 की तो अभी भी है, पहले 6000 थी, अब 5000 हो गई, अभी भी लोड शेडिंग चल रही है। तो इतने बड़े बड़े दावे करने के बावजूद ये बिजली पैदा नहीं कर पाए। इनके लिए बहुत बेहतर है कि जो बंद प्लांट है, जैसे जापान है या साउदर्न इलेक्ट्रिक है, और भी 3-4 हैं, या कैपको है। कैपको का रिज़ल्ट आया जनाब 2.5 रुपये का। वजह यह है कि कैपको की प्रोडक्शन कैपेसिटी 40% पे चली गई। 1800 मेगावाट का प्लांट सिर्फ 40% प्रोड्यूस कर रहा है, और जबकि हबको जो है 80 से ऊपर कर रहा है। तो इस तरह के जहाँ जहाँ पे शॉर्टेज हैं और जहाँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कैपको क्यों नीचे आ गया, कैपको का रिज़ल्ट क्यों ख़राब आ गया? इसलिए आ गया कि गवर्नमेंट ने, वापडा वालों ने उनको पैसे नहीं दिए, और वो बेचारे पैसे की कमी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, और बजाय उनको मदद करने के गवर्नमेंट जो उल्टा उनको पेनल्टी भी लगा रही है। पेनल्टी प्लस
लैक ऑफ प्रोडक्शन इज किलिंग दिस कंपनीज। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत अक्लमंदी होगी कि ये कैपको को 80% पे ले जाए और ये जापान पावर और साउदर्न इलेक्ट्रिक जो कि दोनों मिलके 300 मेगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको ऑन कर दें। उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा कि जी गवर्नमेंट अच्छी है। अभी तो गवर्नमेंट ने बड़ा बुरा सलूक किया है ये इन्वेस्टर्स के साथ। तो इसी उम्मीद पे अंजुम साहब इसको लेके बैठ जाएं, अल्लाह करेगा अकल आएगी। प्रेशर में आ रही है गवर्नमेंट क्योंकि इमरान खान भी तंग कर रहे हैं, टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो दे हैव टू प्रोड्यूस सम रिज़ल्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है कि आप इसको देखें, तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जापान पावर हो या साउदर्न इलेक्ट्रिक हो, उसके पास एक ज़मीन है, उसके पास एक प्लांट है, आज उसको लिक्विडेट भी कर दें तब भी 10-12 रुपये का तो शेयर है ही। आई क्लाइव पर से बात करें। हेलो नाज़रीन, ये आज का जो वॉल्यूम लीडर है उस पर देखिए, फिर मेरी बात गलत हो गई और दूसरे लोग सही हो गए। बैंक ऑफ पंजाब 95 पैसा बढ़ के 1840 का हो गया। अभी मैंने आते आते राबिया शहजाद से कहा कि ज़रा मुझे लेटेस्ट इनका बैलेंस शीट वाला निकाल के दो। जो मैंने आखिरी लेटेस्ट पढ़ा था इंटरनेट पे शेयर भी हुआ है वो ये था कि ये इसका जो बैड डेट है बहुत ज़्यादा है। 20 बिलियन की पंजाब गवर्नमेंट ने इसको गारंटी पैसा डाला इसके अंदर टू कीप इट रनिंग, और उसके अलावा 14 बिलियन के जो है स्टेट बैंक को गारंटी दी है कि ये जो इनके एसेट्स हैं वो अच्छे हैं, रिकवरेबल हैं, अगर रिकवर नहीं होंगे तो वो उसको कंपनसेट करेंगे। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो इस कंपनी का कोई वैल्यू नहीं है शेयर का, लेकिन ये 18 रुपये का हो गया। अब मैं अपनी लॉजिक तो बदलूँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी मैं बोलता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं बोलता हूँ। अभी लोगों ने मुझे इंटरनेट पे इल्ज़ाम लगाया कि आपको शायद गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही है, इसीलिए आप पनामा लीक के बारे में पीटीआई को का साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं सरदार हबतुल्ला खान का बेटा हूँ, किसी की मजाल नहीं कि मुझे प्रेशराइज़ कर दे, या मेरा चैनल के लोग इतने अच्छे हैं कि आज तक उन्होंने रिक्वेस्ट भी नहीं की कि किसी शेयर के फेवर में बोलो या किसी इशू के फेवर में बोलो और अगेंस्ट बोलो। एक भी कॉल आज तक मेरे पास नहीं आया शहरियार साहब का या आमना तासीर मैडम का। तो इतने आला किरदार के ये लोग हैं, और वैसे कोई आम आदमी मुझे थ्रेट नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। या तो वो ज़िंदा रहेगा या मैं ज़िंदा रहूँगा। तो कोई भी थ्रेट वेट नहीं लेता मैं, और मैं अपनी जो बेसिक लॉजिक है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब मुझे ऑन बैलेंस शीट बेसिस सही नहीं लगता तो मैं नहीं बोलूँगा कि इसकी वैल्यू है, चाहे आप लोग इसको जितना बढ़ाओ, मेरे नज़र में इसकी वैल्यू ज़ीरो है। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ऑयल की कीमत में थोड़ी सी गिरावट है, 50.99 का हो गया, ये 0.61 गिरा हुआ है। ये डॉ में 40 का इजाफा है, एसपी में 4 और नैस्डैक में 2 का, और निके 236 प्लस है, हैंसेंग 69, शंघाई 0 नो चेंज, सेंसेक्स में 155 प्लस है। और गैस की कीमत भी जो है थोड़ी बढ़ गई है, 3.19 का हुआ ये। यही कल मैं बता रहा था कि गैस जो है आपको ये $3 में, यानी तकरीबन 320 वगैरह लगा लें, 25 लगा लें, में आपको 10 लाख क्यूबिक फीट गैस मिलता है। उसी से फर्टिलाइज़र बनता है, उसी से एलएनजी बनता है, उसी से सीएनजी बनता है। तो इस सब की कीमत क्या होनी चाहिए, ऐसा सोचें इसको। गवर्नमेंट अगर इस कारोबार पर निकल जाए, इतना ज़्यादा टैक्स ना लगाए, तो कोई इसकी कीमत ही नहीं है। हवे से भी ज़्यादा सस्ता हो गया है गैस। तो ये इसी तरह और चीज़ें भी सस्ती हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुई क्योंकि यहाँ लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। स्टील 1/3 का हो गया, नहीं घटा। उसी हाथ से यन सस्ता हुआ, गाड़ी को बहुत सस्ता हो जाना चाहिए था, स्टील से बनता है, नहीं सस्ता किया गया। सीमेंट 350 का पूरे दुनिया में मिलता है, यहाँ 550 का बिकता है। गवर्नमेंट लगाया 12 रुपये का टैक्स एक्स्ट्रा, लोगों ने 50 रुपये रेट बढ़ा दिया।
कोई बोलने वाला नहीं है। एक इदारा होता था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक कलीदी इदारा होता है किसी भी कैपिटलिस्ट मुल्क में, वो सो गया है, गायब हो गया है सीन से, और सब मिलजुल के लूट रहे हैं लोगों को और कोई बोलने वाला नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम जनाब। तारिक साहब माशाल्लाह आपके तस्वीर बड़े अच्छे होते हैं यार। शुक्रिया सर। जरा मुझे एक दो का चाहिए था। एक कोहनूर इंडस्ट्री है, इसका ईपीएस आया 2 रुपए कोई 40 पैसे ही करीब। कोहिनूर, तो ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मेरा ख्याल है काम करने वाली इंडस्ट्री है। कितने का रेट क्या है इसका अभी? इसका 10 से अभी आ गया है 8.5 पे। अच्छा सर, ये कोहिनूर एक ज़माने में इलाही फैमिली की बड़ी मशहूर तिब्बत स्नो और ये वो बड़ा कारोबार था, लेकिन ऐसा लगा कि नेक्स्ट जनरेशन जब आई तो वो सो गए, रिलैक्स कर गए या अयाशियों में लग गए या अमेरिका चले गए। तो ये अगर 8 रुपये का है, ये इंडस्ट्री सही नहीं चल रही है। और ये जो रेट इन्होंने बता दिया एकदम से 2 रुपीज़ कितने का, अगर ये एनुअल है तो इसका रेट 25 रुपये होना चाहिए था, लेकिन ये इसको कोई मान नहीं रहा। हो सकता है ये ऐसे ही हो, इसीलिए इससे दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। नाज़रीन, हबीब बैंक का रिज़ल्ट आ गया और वो 6.6 का ये तीसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट है, थर्ड क्वार्टर का, जो कि 40% क्वार्टर बाई क्वार्टर बेहतर है, लेकिन एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो 3% कम है। 9 महीने का ईपीएस आया है इनका 17.47 और जो कि सेम है जो पहले था, और ये अब तक 10.5 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुके हैं और माशाल्लाह इनका कारोबार अच्छा चल रहा है और ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी तारिक साहब से बात होगी। मैं तारिक ही बोल रहा हूँ जी। तारिक साहब, ये अपना बीओपी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गारंटी पे चल रहा है, ये बढ़ क्यों रहा है? एक दूसरा ट्राई स्टार्टिंग मेरे पास थी 15 साल पहले, मेरे पास चढ़े हुए शेयर, वो सस्पेंड हो गई है, उसका फ्यूचर क्या है? क्या नाम फिर से बताएंगे? ट्राई स्टार शिपिंग। अच्छा जी, देखिए ये ना सस्पेंड हो गई थी, अब जो शेयर सस्पेंड हो जाए उसका क्या बन रहा है? देखिए ना, बात ये होती है कि मैं जो बोलता रहता हूँ आप लोगों को, ब्रिक एंड मोटर, यानी कि ज़मीन पे जो चीज़ खड़ी होती है उसकी एक वैल्यू होती है, वो कभी ख़त्म नहीं है। शिप वुप क्या है, लोहे की चीज़ है, वो गल वल के ख़त्म हो जाती है, हवा में वो समुंदर में घूम रही है, कभी इधर है कभी उधर है, आपको कुछ पता ही नहीं होता। तो ये शिपिंग विपिंग कंपनीज़ में आप लोगों को पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह इंश्योरेंस है, बैंक्स हैं, सब में बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि ये हवाई कंपनियाँ होती हैं, इनका एसेट कोई नहीं होता। और ये कंपनी ख़त्म हो चुकी है साहब, इसको आप भूल जाएं, यहाँ आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब क्यों बढ़ रहा है? बढ़ने को तो आप ये पेन कितने का है भाई? 10 रुपये का? नहीं, मैं कहता हूँ 100 का है, मैं कहता हूँ 100 का है। अब मेरी बीवी कहती है 200 का है, मेरी बीवी ने 200 में ले लिया और मुझे बेच दिया 210 में, तो ये 210 के पेन है, तो मेरी मर्ज़ी है। हम मुझे ये पेन बहुत पसंद है, मेरी बीवी को बहुत पसंद है, क्योंकि तारिक खान यूज़ करता है, उसके नज़र में इसकी 200 है, और मैंने बीवी से 10 रुपये और दे के ले लिया वापस, क्योंकि मुझे भी ये पेन बहुत पसंद है। हसन साहब कह रहे हैं इसकी असल कीमत 5 रुपये है, तो ये तो कीमत कोई भी बढ़ा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ बहुत बड़े तादाद में, हालांकि इस्लामी मुल्क है, ये सबसे बुरा गुनाह है जुआ खेलना, लेकिन यहाँ सड़कों पे कोने पे खड़े हुए मैंने देखा है लड़कों को शर्त लगाते हुए कि अगली गाड़ी लाल आएगी कि सफ़ेद आएगी कि ब्लू आएगी। इस तरह के लोग शर्त लगाते रहते हैं। एक आदत हो गई है जुआ खेलने की, जितना भी उनको मना करो वो नाराज़ हो जाते हैं, इस्लाम का नाम ले आओ तो और नाराज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह ये जो इस्लामी टाइप के लोग हैं, इस्लाम के नाम पे कहते हैं कि शेयर का काम करना हराम है। उनका मतलब ये नहीं होता कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। शेयर में इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत ही मुक़द्दस काम है कि आपने कंपनी में हिस्सादारी दी, उसकी कमाई हुई तो आपको कमाई मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। अनलाइक बैंक जहां आपको फिक्स्ड सूद मिलता है, सूद के वो ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल वो उसकी तायद करते हैं। लेकिन जिस चीज़ से मैं मना करता हूँ या जिस चीज़ से हमारे आलिम मना करते हैं वो है जुआ। जब आपको कुछ नहीं पता कि बीओपी क्या है और आप उसको ख़रीदे जा रहे हैं, 18 रुपये का 20 रुपये का कर दिया, आपको कुछ नहीं पता, उसका आपने बैलेंस शीट नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, आपको कोई तजुर्बा नहीं है। मैं तो
26 साल बैंकर रहा हूँ, मैं अंदर रहा हूँ, ख़ास तौर से मैं क्रेडिट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मैंने ऑडिट भी किया है, मुझे पता है कि ऑडिटर कैसे वैल्यूएशन निकालता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है वो। क्रेडिट मैनेजर कैसे अपने आप को डिफेंड करता है वो मुझे पता है। तो ये बैंक ऑफ पंजाब में जो भी बेचारा क्रेडिट मैनेजर है बड़ी तकलीफ़ में है इस वक्त। ऑडिटर जो है वो कई दफ़ा फायर हुआ होगा, इसका एमडी जो था वो बैंक को बेच के भाग गया था, तो पूरा बोर्ड को जेल में जाना चाहिए था, नहीं गए बोर्ड वाले। तो ये इस बैंक से मैं दूर रहने के लिए कहता हूँ। आइए एक लाइव को बात करें। सर मैं कराची से बोल रहा हूँ, अनीस नाम है हमारा। वेलकम विश्व सर। सर सुनहरी बैंक लेना चाहिए और एक जापान पावर बैंक, ये बता दें आप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जापान पावर, देखिए सुनहरी एक मीडियम साइज़ बैंक है। एक ज़माने में मेरा काफ़ी इनसे ताल्लुक़ रहा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते थे ये जब शुरू में मैं आया था, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग बैंक था, लेकिन वो स्ट्रगल स्टेज से निकल गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट वाले इसकी पूरी हो गई है, एंड इट इज़ अ गुड मीडियम साइज़ बैंक। और बैंकिंग मीडियम साइज़ वालों को पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बट दे आर स्ट्रगलिंग। जहाँ तक 5 बड़े बैंकों का ताल्लुक है, दे आर वेरी कंफर्टेबल मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। अगर मेरी रिकमेंडेशन सुनेंगे तो आप पहले टॉप के 5 बैंकों में पैसा लगाएं, जैसे कि हबीब बैंक है, आपको तकरीबन 24 रुपये की रिटर्न देगा, उसका रेट अभी 220 रुपये है, और आपको उस लिहाज से इसको 240 का होना चाहिए, और ये इससे सॉलिड बैंक डूइंग वेरी वेल। और आप ये सुनहरी का 500 शेयर के बजाय ये हबीब बैंक के 10 शेयर ले लें। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, जापान पावर भी आपको लेना चाहिए क्योंकि इसकी काफ़ी उम्मीद है। गवर्नमेंट 3 साल गुजर गए, कोई खातिर खा इजाफा नहीं कर सकी, तख्ती लगाने से कुछ नहीं होता, 5000 के गैप अभी भी है, और तो इस पर ये ज़रूर कुछ ना कुछ अब करेंगे इन दोनों प्लांट्स को चलाने के लिए और कैपको को अपने लेवल पे लाने के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब जी। सर ये मुझे बताएं, पेस पाकिस्तान जो कंपनी है जी जी, इस वक्त ये कैसी है, किस पोजीशन में, इसको बाय करना चाहिए बाय या नहीं करना चाहिए? पेस की आपको पूरी तारीख बता देता हूं। ये है कि जो ये कंपनी है ना, ये जो भी नहीं जो इसका IPO आया है वो कैसी कंपनी है? वो लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लॉर्ड्स पाकिस्तान। जी लॉर्ड्स। देखिए पेस की कहानी सुना देता हूँ। जब मैं गल्फ़ में था तो नकवी साहब हमारे एक्स बैंकर थे BCCI के, उन्होंने पेस ज्वाइन किया, सलमान साहब ने ये फ्लोट किया था। आइडिया वाज कि पाकिस्तान में मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग्स बनाएं, उसको ओन भी करें, उसको ऑपरेट भी करें, और उस सिस्टम उस ज़माने में ये था कि जो वेल नोन पाकिस्तानी होते थे उनको स्पेशल लेटर आता था कि जी ये चीज़ हम शुरू कर रहे हैं, तो मेरे पास भी आया था। आई वाज आल्सो वन ऑफ द वेल नोन पाकिस्तानीज़ रीजनल क्रेडिट मैनेजर फॉर ABN AMRO, और सलमान साहब से हमारा वैसे भी ताल्लुक़ था फर्स्ट कैपिटल के सिलसिले में। जब फर्स्ट कैपिटल शुरू किया था तो ABN AMRO ने उनके साथ पार्टनरशिप की थी, और मैं एज ए रीजनल क्रेडिट मैनेजर मैंने अप्रूव किया था उसको आउट ऑफ बहरीन। तो मेरे पास भी आया प्रोस्पेक्ट की, जी बड़ा खूबसूरत प्रोस्पेक्ट आया था, अच्छा सा लेटर कि जी हाँ हम ये सोच रहे हैं, अगर आप हमसे मुत्तफ़िक़ हैं तो आपको हम इनवाइट करते हैं कि आप एक बड़ी रकम ख़रीद लें इसमें शेयर्स। वो 10 रुपये का मिलता है, रिज़र्व किया जाता है बड़े बड़े लोगों के लिए, तो मैंने भी उसमें लिया था। और इसी तरह तो ये आइडिया था, और ये कंपनी शुरू में बहुत अच्छी चली। उसके बाद सलमान साहब की डेथ, फिर बेटे की अगवा, उसके बाद से फैमिली ज़ाहिर है डिसओरिएंटेड हो गई थी, लेकिन जब से शहबाज तासीर वापस आए माशाल्लाह हम देखते हैं कि एक नई एनर्जी एक आई है। ये बच्चा जो 5 साल तक तकलीफ़ में रहा, कुंदन बन के आया है, सोना बन के आया है ये, और ये बहुत सख्त मजबूत इंसान बन के आया है, और ये आप देखिए कि कैसे कैसे काम कर रहा है। पेस में उन्होंने ये किया कि तमाम कर्जे जो थे बैंकों से सेटल कर दिए, किसी को जगह दे दी, किसी को कुछ किया, जो भी किया, दे आर फ्री नाउ। और उन्होंने 8 प्रोजेक्ट 4 बिलियन ईच की जाके बैंकों से बात की है, कंसोर्शियम ऑफ बैंक से। जब आप बैंकों के चंगुल से निकल जाते हैं फिर आप फ्री हो जाते हैं, फिर आप 10 दूसरे बैंकों के पास जा सकते हैं, 50 बैंकों के पास प्रपोजल भेज सकते हैं, कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी आती है। तो अब वो 8 प्रोजेक्ट पे काम करने की बात करेंगे। जो फ्यूचर हमें पाकिस्तान का नज़र आ रहा है इकनॉमिक जाइंट, उसमें इसकी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें।
लॉट्स जो है अच्छी कंपनी है, मगर वो 34 रुपये में बिकी है, खुलेगी तो गिरेगी है, जब गिर जाए तो आप ले लेना इसको। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो वालेकुम तारिक साहब। जनाब क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जनाब। हाँ, बहुत अर्से बाद आपसे बात हो रही है। मैं कराची से बोल रहा हूँ, वसीम साहब। वेलकम शो सर। हाँ सर, बस वो एक ही चीज़ है जनाब, ये आएगी कि जो है हमारी पेंशन बढ़ नहीं रही है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 5,250 रुपये मिलती है साहब, दवाइयों का भी खर्चा नहीं निकलता है। बहुत बड़ी परेशानी में नवाज शरीफ साहब तो कम से कम कोई नोटिस लें सागदार साहब के थ्रू, तो हमारा कुछ गुजारा हो जाए गरीबों की। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत सी अल्लाह ताला आपको तरक्की कामरानी और उम्र दराज करे। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। ये जो EOBI है, इसकी आमदनी को कम से कम अभी 12-13 हज़ार हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों ने पैसे लगाए थे उस पैसे की बहुत वैल्यू थी। उस ज़माने में अगर आप एक छोटी सी ज़मीन ख़रीद लेते तो आज वो करोड़ों की होती। तो इस लिहाज से रिटर्न बहुत कम है। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि प्लीज़ इसको देखें, और इसका एक अच्छा तरीका ये है कि ये जो भी फ़ंड बच गया है उसको उठा के आप कम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए किसी अच्छे फंड मैनेजर को दे दें। अभी एक साहब ने मुझे अप्रोच किया, उनके पता नहीं डिटेल नहीं बताया, बहरहाल वो बहुत बड़ी रकम बताई उन्होंने, 50-60 मिलियन रुपीस की कोई फ़ंड था। उसको उन्होंने मुझे 3 नाम दिए कि इनमें से किस में रखूं। उसमें नाफा था, मिज़ान था, UBL था। तो मैंने कहा कि उसमें जो भी मुझे समझ आया मैंने कह दिया। बहरहाल ये तरीक़ाकार है कि ये फ़ंड आप गवर्नमेंट के इदारे से निकाल के EOBI से निकाल के आप किसी अच्छे इदारों को दे दें तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ये जो मैंने शो शुरू किया हमारे CEO शहरियार तासीर और राजा साहब के कहने पे, तो इसके पीछे एक मकसद यही था कि EOBI तो वो सिर्फ गवर्नमेंट अपनी जगह पे है, हर इंसान अपना एक ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम बनाए। ये जो मैं फंड्स लोगों को बताता रहता हूँ कि ये शेयर ख़रीद लो, वो शेयर ख़रीद लो, ये एक छोटा सा ओल्ड एज बेनिफिट है। जवानी में आपको ज़रूरत नहीं है, ज़मानी में तो आप माशाल्लाह इतना कमा रहे हो, आप खा रहे हो, खर्च कर रहे हो, लेकिन बार बार यही कहता हूँ कि थोड़ा सा पैसा हर साइड पे रखते जाओ। ये जो ऑफिस के लोग होते कहते हैं आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2,000 रुपये दो, मुनीर खनानी भाई आपके लिए अकाउंट खोलते हैं, महीने में 500 रुपये मुझे दो, मुझे नहीं दो, 500 रुपये तय कर लो कि हर महीने आप मुनीर खनानी भाई के अकाउंट में भेज दोगे। तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा। मैंने कहा आप हैरान हो जाओगे क्या होगा। 20 साल बाद यही बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, वो आपका एक बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा, ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम बन जाएगा। और ये जो अभी वसीम साहब को 500 मिल रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। अपना ही फ़ंड बना लें आप, गवर्नमेंट पे अब किसी से भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपना हर आदमी पानी में गिरने से पहले एक छोटी सी कश्ती, छोटी सी राफ्ट कुछ भी पकड़ ले ताकि वो बच जाए। बुढ़ापा आना है, अभी बता वसीम भाई साहब कह रहे थे कि दवाई के खर्चे पूरे होने, बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा आपको दवाई के खर्चे चाहिए, काम आप कर नहीं सकते, क्यों आप हाथ फैलाते फिरेंगे लोगों के। ये बेचारे बार बार फ़ोन करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है ये गवर्नमेंट वाले। पता नहीं आखिरत में इनके साथ क्या होगा कि अगर ये अपने बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं करेंगे तो किसका ख्याल करेंगे ये। और ये कोई खैरात नहीं मांग रहे, ये इनका पैसा है, मुझे तो मैं इनको ये डबल करके देता हूँ। अभी ये भाई पूरा पैसा मुझे उठा के दे, मुझे कस्टोडियन बनाए, मैं कहीं ना कहीं किसी अच्छे फंड मैनेजर को देता हूँ और उससे लेता हूँ 12%, 14%, 20% का रिटर्न मांगता हूँ। 20% रिटर्न होगा तो कम से कम 18-20 हज़ार आएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो तरसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ये चेक करना है, ये बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है हराम है लाल है? जी मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हराम है, और यही वजह है कि मैंने 25 साल तो बैंकों में काम किया, लेकिन अल्लाह ने जब मुझे मौका दिया कि फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर मैंने बैंकों के बहुत बड़े बड़े ऑफ़र्स रिजेक्ट किए और अब मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता हूँ, फैक्ट्री चलाता हूँ और अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ी बरकत है। सेहत भी अच्छी रहती है क्योंकि मेहनत करना पड़ता है, बैठ खाता रहता तो शायद मोटा हो जाता। तो आप ना लगाएं जी बैंक में। बैंक के अलावा 600 कंपनियां हैं भाई, आप उसमें लगाएं जो नॉर्मल कंपनियां हैं। आप एक्साइड ख़रीदें, आप जनरल टायर ख़रीदें, आप गैलेक्सो ख़रीदें, आप कप को ख़रीदें, हब को ख़रीदें।
ये सारी कंपनियां नॉर्मल कंपनियां हैं जो बिजली बना रही है, कोई कुछ टायर बना रहा है, उस पर लगा के आराम से बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अभी तो 300 बता रहे थे, 600 पॉइंट का इजाफा। अभी किसी ने मुझे, अच्छा वो कोई और होगा, 621 पॉइंट का इजाफा हुआ है जनाब हसनैन साहब, बड़े खुश हो रहे हैं। तो देखिए ये जो इजाफा हुआ ये भी जो हमारे नॉर्मल कंपनीज़ में हुआ है, और ये जो 20 जाली कंपनियां चल रही हैं, चलाया जा रहा है, वो आज भी नेगेटिव है और वो इसी तरह नेगेटिव होती जाएंगी। और जो लोग बगले बजा रहे हैं कि जी बड़ा कमा लिया, बड़ा कमा लिया, वो सब एक झटके में सारा लूज़ करेंगे जब ये जो बड़े बड़े जुआरी लोग जो उनको बढ़ाया है वो जब निकलेंगे वहाँ से। और कब निकलेंगे नोबडी नोज़। 2-4 शेयर में तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि एकदम अपने नॉर्मल लेवल पे आ गया, जैसे सिल्क बैंक है, परवेज़ अहमद है, और ये अभी इसी तरह एक एक करके सब जगह से वो निकलेंगे। और जिन लोगों ने ऊपर लगाया होगा वो बुरी तरह से तबाह हो जाएंगे, सारी अक्लमंदी उनकी धरी रह जाएगी और फिर उनको पता चलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।